सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का। लेक्चर नंबर 4 है, ये चौथा पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था भाई, मैं खुद ही भूल जाता हूँ बार बार। अभी तक हमने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी डिस्कस कर ली, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है और आईजी वगैरह क्या होते हैं, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन, ऑटो इम्यूनिटी और एलर्जी। क्या डिस्कस करेंगे, वैक्सीनेशन, ऑटो इम्यूनिटी और एलर्जी। और ये भी जानेंगे कि वैक्सीन जो होती है, वैक्सीन कैसे बनती है या वैक्सीन वर्क कैसे करती है। ठीक है, थोड़ा बहुत जान लेंगे। वैसे तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है वैक्सीन बनाने के लिए, पर ये कैसे होता है इसका मतलब डिटेल में जो एनालिसिस है, डिटेल डिस्कशन जो है इसका बायोटेक्नोलॉजी में होगा। किसमें होगा? बायोटेक्नोलॉजी में होगा। ठीक है, पर आज हम लोग पहले देख लेते हैं वैक्सीनेशन, जो बेसिक चीज़ है। आज बेसिक चीज़ है। और ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है डिस्कस करेंगे। उसके बाद एलर्जी डिस्कस करेंगे, एलर्जी क्या होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन क्या है कि अ, जैसे मान लिया किसी को पोलियो हुआ, या तो पोलियो का वैक्सीन जब लगता है, पोलियो तो हमने बचपन में पिया भी होगा, वो जो मिडवाइफ वगैरह होती हैं गाँव में, ड्रॉप पिलाती थी मुँह में। पर वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन जानते हैं पहले। जैसे मान लिया इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है, तो उसमें क्या होगा कि जो वैक्सीन होता है उसमें इन्फ्लुएंजा पैथोजन ही होता है, पर बहुत ही वीक फॉर्म में होता है वो, तो उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ठीक है, तो बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी अब चूंकि वो वीक रहता है, जिस वीक पैथोजन को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था बॉडी में, इन्फ्लुएंजा का मान लिया, एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे या हेपेटाइटिस बी या कोई भी हो, या किसी भी चीज़ कोई भी वायरस, जैसे आप कोरोना की मान लो बात करें, कोविड की जो आया था, कोविड का जो वैक्सीन लगा, तो उसमें भी बहुत वीक फॉर्म में रहता है। तो क्या होता है, जब बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है ना, तो बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है। तो एंटीबॉडी जब उसमें वर्क करती है, तब उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में मेमोरी बी सेल्स बन जाती हैं, मेमोरी सेल्स बन जाती है इसके बारे में। तो मेमोरी सेल्स वगैरह क्या होती हैं हम पहले के वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप लोग जाकर देखिएगा, मिल जाएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 02 दूसरा वाला हिस्सा है, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब मेमोरी जब तो बॉडी को याद रहता है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो उसी से वही सिमिलर वैक्सीन पैथोजन अटैक करता है बॉडी पर, तो क्या होता है, हमारी बॉडी उसको किल कर देती है। उसको पहले से सब कुछ पता है ना, उसमें मेमोरी सेल्स बन चुकी हैं, इन्फॉर्मेशन सब स्टोर्ड है पहले से। ठीक है, यही चीज़ होता है वैक्सीनेशन कैसे होता है, वैक्सीनेशन में जब वैक्सीन क्या होती है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या चीज़ें क्या होता है इसमें, इसको जैसे वैक्सीन में या तो पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म, इधर होल ऑर्गेनिज्म, या तो जो ऑर्गेनिज्म रहेगा या तो किड रहेगा मरा हुआ, या तो लाइव रहेगा जिंदा। जिंदा अगर रहेगा भी तो वीक फॉर्म में रहेगा। किस में रहेगा? वीक फॉर्म में, या जिसे हम लोग एटीन्यूएटेड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एटीन्यूएटेड, यानी या जिसे लोग फर्स्ट जनरेशन भी बोल सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में क्या होता है कि या तो ऑर्गेनिज्म जो रहेगा, या तो पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म, या तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म रहेगा, जीवित रहेगा, जीवित नहीं रहता है, मरा हुआ रहता है। या तो मरा हुआ रहेगा पहला चीज़, दूसरा है तो जिंदा रहेगा, तो बहुत वीक फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जिससे कि अगर वो बॉडी में इंट्रोड्यूस भी हो, बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू, तो बॉडी को कुछ नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखो क्या लिखा है कि या तो किल्ड रहेगा या तो लाइव रहेगा। ठीक, लाइव लाइव रहेगा फर्स्ट जनरेशन का, या जो उसमें प्रोटीन एक्सप्रेस है, जो उसमें प्रोटीन होता है उसके डीएनए में, या जो टॉक्सिन्स उसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जो कि सेकंड जनरेशन की वैक्सीन की बात हो रही है। सेकंड जनरेशन वैक्सीन में क्या होता है, या तो उसमें जो प्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं, जो टॉक्सिन्स रिलीज किए जाते हैं उसके द्वारा। और थर्ड जनरेशन में क्या होता है, या जो पैथोजन का डीएनए होता है, और डीएनए ऑफ पैथोजन, जो कि थर्ड जनरेशन वैक्सीन है। ठीक है, अगर हम लोग, ठीक है, और डीएनए ऑफ पैथोजन थर्ड जनरेशन यूज्ड एज वैक्सीन्स, इन्हीं को वैक्सीन्स की तरह। पहला क्या था, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, या तो किल रहेगा या तो लाइव रहेगा। लाइव रहेगा तो बहुत वीक फॉर्म में रहेगा, मतलब जिंदा रहेगा तो बहुत वीक फॉर्म में रहेगा। दूसरा क्या था, सेकंड जनरेशन, उनमें जो प्रोटीन एक्सप्रेस हुआ है या टॉक्सिन्स जो उनके द्वारा रिलीज किए गए हैं, ठीक है, सेकंड जनरेशन के होंगे। या जो पैथोजन का डीएनए थर्ड जनरेशन का होगा, या डीएनए जो पैथोजन का डीएनए होगा वो थर्ड जनरेशन का होगा। ठीक है, उनका हम लोग यूज़ करेंगे, यूज्ड एज वैक्सीन, वही वैक्सीन की तरह यूज़ किए जाते हैं टू जनरेट इम्यून रिस्पॉन्सेज जनरेट करने के लिए, एंड मेमोरी बी सेल्स। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्सेज जब जनरेट हो जाते हैं तब उसके बाद क्या होता है, मेमोरी बी सेल्स बन जाते हैं, मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। हमें पता था, देखा था, टी सेल्स किल करती हैं,
उसके बाद क्या होता है, मेमोरी बी सेल्स बन जाते हैं, मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे की मेमोरी सेल्स बन जाएंगे टू जनरेट इम्यून रिस्पॉन्सेस एंड मेमोरी बी सेल्स, ठीक है। और मेमोरी बी सेल्स में जाते हैं या और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा फिर जब वैक्सीन की तरह यूज होंगे ये, और मेमोरी बी सेल्स बनेंगे, क्या बनेंगे, मेमोरी बी सेल्स बनेंगे, ठीक है। हेंस वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन जो होता है इम्यूनाइजेशन में रिजल्ट करता है। मतलब जब वैक्सीन को बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो मैंने बताया जैसे कि वीक पैथोजन रहता है उसमें वीक रहता है या तो डेड रहता है, ठीक है, या तो उसका डीएनए रहता है, जो भी चीज़ इंट्रोड्यूस कराती है मतलब बॉडी में की जाती है, ठीक है। वो क्या करती है, तो वैक्सीनेशन जब हो जाता है तो हमारी इम्यूनिटी को उसके उस सर्टेन डिजीज के बारे में या सर्टेन पैथोजन के बारे में जानकारी हो जाती है इम्यूनिटी को हमारे। तो नेक्स्ट टाइम जब वो उसी से सिमिलर या वही जो रहता है पैथोजन नेक्स्ट टाइम जब बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसे या इम्यून सिस्टम हमारी उसे किल कर देती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नोट डाल के ये भी कैसे, लेकिन जैसे पर जो जैसे यहाँ पर हेपेटाइटिस बी की बात की गई है, हेपेटाइटिस बी में ऐसा नहीं होता। हेपेटाइटिस बी में क्या होता है कि दोनों सेकेंड और थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो होती हैं वो बनाई जाती हैं, दोनों दी जाती हैं इसमें। बहुत से में केवल या तो फर्स्ट लेंगे या तो सेकंड लेंगे या तो थर्ड लेंगे, पर यहाँ हेपेटाइटिस बी में क्या होता है सेकंड और थर्ड जनरेशन वैक्सीन दोनों बनाई जाती हैं, दोनों बनती हैं हेपेटाइटिस बी के केस में। सेकंड जनरेशन में क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होता है उसमें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो रहता है वो बनाया जाता है। क्या होता है हेपेटाइटिस बी के केस में सेकंड जनरेशन में, इन सेकंड जनरेशन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक है, उसमें क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो रहता है वो बनाया जाता है कैसे, सेकंड जनरेशन वैक्सीन कैसे बनाया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके या आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसमें बनाया जाता है, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी में आएगा, ठीक है, सो डिटेल में हमारा डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, ये किसमें बनाई जाती है, हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन जो बनती है वो ईस्ट के बॉडी में बनती हैं, ठीक है, कहाँ बनती हैं, ईस्ट बॉडी में बनती हैं, ईस्ट में, ठीक है। अब हम लोग देख, अच्छा अब भाई वैक्सीन ही तो है, वैक्सीन मतलब क्या हुआ, वैक्सीन में भी तो एंटीबॉडीज ही होती हैं। अब एंटीबॉडीज तो भाई किसी बॉडी में ही बनेंगी, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ही, इसीलिए यहाँ पर ये भी बहुत से ये सब वैक्सीन जो है हेपेटाइटिस बी का जैसे एग्जांपल दिया गया है किसमें बनाया जाता है, ईस्ट में बनाया जाता है। अब एंटीबॉडी अपने आप नहीं बनती भाई, वो भी किसी बॉडी में जाते हैं तभी एंटीबॉडी बनती है, जब उस ऑर्गेनिज्म को किसी बॉडी, तभी जैसे हमारी बॉडी भी एंटीबॉडी बनाती है किसी अदर डिजीज काजिंग पैथोजन के अगेंस्ट, वैसे ही हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बनाने के लिए इसको ईस्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तब ईस्ट की बॉडी जो एंटीबॉडी बनाती है उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है, और फ्यूचर यूज़ कर लिया जाता है उसका, जो भी यूज़ करना होता है फ्यूचर वैक्सीन के फॉर्म में उसको यूज़ कर लिया जाता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि हायर वर्टेब्रेट्स, जैसे जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस भी हायर वर्टेब्रेट्स होते हैं, हैज़ द पावर, हायर वर्टेब्रेट्स हैव द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन कोई बात नहीं, higher vertebrates have the power of discriminating between self and non-self, but sometimes due to genetic or some unknown reasons this power is lost and we start attacking our own body and suffer from autoimmune disorder। क्या होता है कि ऑटो इम्यूनिटी के केस में ये हायर वर्टेब्रेट्स जो होते हैं उनमें पावर होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, मतलब उन जो ऐसे ह्यूमंस हैं तो हमारी इम्यूनिटी को पता है ना कि भाई हमारा बॉडी का ऑर्गन कौन सा है, तो दूसरे बॉडी के जैसे लोग क्या, हमने ऑर्गन रिजेक्शन या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी डिस्कस किया या ग्राफ्ट रिजेक्शन हमने डिस्कस किया, वही चीज़ की यहाँ बात हो रही है कि हमारी जो बॉडी होती है या हायर वर्टेब्रेट्स की, जैसे ह्यूमंस की, ह्यूमंस हम लोग भी तो हायर वर्टेब्रेट्स हैं, ह्यूमंस जो हैं इनमें सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने की क्षमता होती है, ठीक है, ठीक है, ड्यू टू जेनेटिक और सम अननोन रीजंस। कभी कभी क्या होता है कि जेनेटिक या कुछ अननोन यानी अनजान कारणों के कारण, ठीक है, क्या होता है कि ये पावर जो होती है खत समाप्त हो जाती है, ये क्षमता समाप्त हो जाती है बॉडी की, ठीक है, एंड वी स्टार्टेड अटैकिंग आवर ओन बॉडी एंड सफर फ्रॉम। तब क्या होता है कि हम खुद के बॉडी ऑर्गन्स को ही अटैक, हमारी इम्यूनिटी खुद के बॉडी ऑर्गन्स को ही अटैक कर देती है, तो उससे हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो क्या होता है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, और फिर हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसलिए इसका नाम ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो मतलब स्वतः, स्वतः प्रतिरोधी, प्रतिरोधी डिसऑर्डर, ठीक है, ऑटो इसलिए इसका नाम ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एग्जाम्पल जैसे दिया गया जैसे मिस्थेनिया ग्रेविस के केस में होता है, रिमोटाइड में, आर्थराइटिस में या ग्रेव्स डिजीज में, ठीक है। अब ये कैसे
इसके बारे में ज़्यादा हमारे एनसीईआरटी नहीं दिया है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। बाकी हम लोग इससे क्या होता है, ये चीज़ हम लोग आगे की वीडियो में देख लिया जाएगा, थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं, पर ऑल इसका कोई यूज़ नहीं, बस एग्जाम्पल याद रख लो, मिस्थेनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ग्रेव्स डिसीज। ठीक, तो जान लिया ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीनेशन। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है बताइए, कि हायर वर्टेब्रेट्स जैसे ह्यूमंस भी क्या है, हायर वर्टेब्रेट्स है। तो हमारे में ये एबिलिटी होती है कि हम लोग खुद का बॉडी ऑर्गन जो रहेगा या कोई बाहरी बॉडी ऑर्गन, उसके बीच में कंपैरिजन कर मतलब क्या होता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है सब पहचान जाती है, समझ जाती है कि ये कैसे। हमने अभी ये ग्राफ्ट रिजेक्शन डिस्कस किया था, ऑर्गन रिजेक्शन जो होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में, उसमें भी हमारी बॉडी जो पर वो तो भाई वो तो नॉर्मल है ना, नेचुरल है। पर ये क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है भाई। कई बार हमारी बॉडी कुछ वो गलत समझ लेती है, मतलब यहाँ क्या बोला गया है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग। बट लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जेनेटिक या जो अनुवांशिक, जेनेटिक मतलब अनुवांशिक, जेनेटिक या कुछ अननोन रीजंस के कारण, ठीक है, क्या होता है कि ये जो पावर होती है हमारी बॉडी की, ये समाप्त हो जाती है, इसकी क्षमता ऐसी जो क्षमता होती है मेरी बॉडी की खत्म हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने ही बॉडी ऑर्गन्स को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वी स्टार्ट अटैकिंग आवर ओन बॉडी ऑर्गन्स एंड तो हम लोग के बाद क्या होता है, हम फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं। आवर ओन बॉडी, ठीक है, आवर ओन बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तो क्या होता है, हम अपनी बॉडी ऑर्गन्स को ही अटैक करने लगते हैं और फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं। एग्जांपल के यहाँ जैसे मिस्थेनिया ग्रेविस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ग्रेव्स डिजीजेस का एग्जांपल दिया गया। ठीक है, और क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में देखा जाएगा आगे। अब मतलब इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा अगले वीडियोस में। ठीक, अभी इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एलर्जी। क्या मैंने बताया था, वैक्सीनेशन ऑटो इम्यूनिटी हो गया, अब हम लोग एलर्जी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं एलर्जी। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एलर्जी के बारे में, एलर्जी क्या होती है। ठीक है, तो एलर्जी क्या होती है, द एक्स-एजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। ठीक है, एलर्जी क्या होती है कि जो जब हमारी इम्यून सिस्टम जो रहती है वो ज़्यादा एजिटेशन के साथ, मतलब एक्स एजिटेड मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा प्लस एजिटेशन से ये वर्ड बना हुआ है। मतलब जब हमारी बॉडी ज़्यादा एग्रेशन में आके रिस्पॉन्स करने लगती है, ज़्यादा एजिटेशन में आके रिस्पॉन्स करने लगती है, तब हम क्या कहते हैं, यानी जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करने लगती है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा एजिटेशन के साथ रिस्पॉन्स, यानी ज़्यादा एजिटेट होकर रिस्पॉन्स करने लगती है इम्यून सिस्टम पर आफ्टर इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं एलर्जी। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, एलर्जेंस क्या होते हैं, सबस्टांसेस टू विच, ऐसे सबस्टांसेस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, सबस्टांसेस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एलर्जेंस। उन्हें हम लोग एलर्जेंस बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। एलर्जी काजिंग डस्ट माइट्स, एलर्जी काजिंग एजेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे डस्ट हो गया, माइट्स हो गया, यानी धूल धक्कड़ हो गया, या एनिमल हेयर हो गया, या फूड आइटम हो गया, या पॉलन हो गया, ये सब क्या होता है, एलर्जी काजिंग एजेंट, या धूल धक्कड़ हो गया। ठीक है, ये सब, या बहुत सारी लोगों तो खट्टी चीज़ों से एलर्जी होती है, बहुत सारी अलग अलग तरह की एलर्जी होती है, यहाँ पर बहुत कम आता है एलर्जी काजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो एलर्जेंस क्या होते हैं पता चल गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एलर्जी क्या होती है। ठीक है, एलर्जी होती है अपॉन एक्सपोजर टू एलर्जेंस, जब एलर्जेंस से हमारी बॉडी एक्सपोज होती है, मतलब उनके एलर्जेंस जैसे या धूल धक्कड़ हो गया हमारे नाक में के थ्रू बॉडी में चला गया, जैसे यहाँ धूल धक्कड़ का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि धूल धक्कड़ हो गया हमारी बॉडी में चला गया। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, या जो एलर्जेंस होते हैं, एलर्जेंस से जब लोग एक्सपोज होते हैं, या कुछ एलर्जेंस का एग्जाम्पल दिया गया, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे फूड का एग्जाम्पल दिया गया है, फूड में से बहुत से लोगों को खट्टी चीज़ों से एलर्जी हो जाता है, बहुत से लोगों को ऑयली चीज़ों से एलर्जी हो जाता है, हाथ पे स्क्रैच पड़ जाता है जब वो ऑयली खाना खा लेते हैं बाहर का, जो जंक फूड होता है मेनली। तो अलग अलग तरह का होता है, केवल एक एग्जाम्पल दिया गया। ठीक, तो क्या होता है कि अपॉन एक्सपोजर टू एलर्जेंस, जब मतलब एलर्जेंस जैसे कि हमारी बॉडी एक्सपोज होती है, तो जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, जब एक्स एजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, एक्स एजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी और इम्यून सिस्टम
जिसमें सिम्टम्स होते हैं जैसे कि रेडनेस हो गया, मतलब आंखें लाल हो जाना, स्नीजिंग छींक आना, और वाटरी आइज हो जाना, मतलब आंखों में पानी भर जाना, मतलब वही जुकाम वगैरह उसी की बात हो रही है। वाटरी आइज, इचिंग होना, इचिंग या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगना, ठीक है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, इस तरह के हम लोग एलर्जी, हम लोग इससे ही क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एलर्जी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एलर्जी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इन जब ये एलर्जेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो क्या होता है, ड्यू टू एंट्री ऑफ दीज एलर्जेंस आईजीई स्टार्ट टू रिलीज फ्रॉम बी सेल्स। तो जो आईजीई होती है वो बी सेल्स से रिलीज होने लगती है। क्या होती है, बी सेल्स से रिलीज होने लगती है जो आईजीई होती है। आईजीई मतलब क्या हमने पढ़ा था, आईजीई क्या होता है, ये मे भी क्या है, एक एंटीबॉडी ही तो है, एंटीबॉडी। तो आईजी इसका नाम ही इम्यूनो, इसलिए कई तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं एंटीबॉडी ना, हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो देखिएगा आप लोग, ह्यूमन डिजीज 02 में है, ठीक। तो आईजी क्या होती है, वो बी सेल्स से रिलीज होना, बी सेल्स क्या होती है अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, देख लीजिएगा उसको, ठीक है। आईजी जो होती है बी सेल्स से रिलीज होना शुरू होती है, बी सेल्स से, मेमोरी बी सेल्स से या बी सेल्स से। देखो बी सेल्स दो तरह के होते हैं, इफेक्टर वाले होते हैं एक, और एक मेमोरी बी सेल्स होती हैं। तो इफेक्टर बी सेल्स से मेनली क्या होता है, आईजी जो रहती है वो स्टार्ट होती है रिलीज होना, ठीक। फिर क्या होगा कि आईजी जो रहेगी वो मास्ट सेल से या बेसोफिल से क्या करेगी, बाइंड करेगी, बाइंड करेगी। तो फिर क्या होगा, टू सेंसिटाइज देम, आईजी बाइंड्स टू मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स टू सेंसिटाइज देम। तीसरा क्या है, अपॉन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू एलर्जेंस, जब एलर्जेन से सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो हिस्टामिन और सीरोटोनिन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामिन और सीरोटोनिन रिलीज करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी के सिम्टम्स के लिए, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एलर्जी के सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ एक्सप्लेन, जैसे एक एलर्जन है, मान लें धूल धक्कड़ी एग्जाम्पल मान लेते हैं, वो क्या होगा, जैसे हमारी बी सेल्स जो है वो एक्सपोज होंगी, जैसे ही मतलब एलर्जन से हमारी बॉडी एक्सपोज होगी, तो हमारी बॉडी में जो बी सेल्स होंगी या जो, ठीक है, बी सेल्स होंगी, यानी इफेक्टर बी सेल्स की मेनली बात हो रही है, वो क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन ई सिक्रीट करेंगी। क्या सिक्रीट करेंगी, आईजीई यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ई सिक्रीट करेंगी, ठीक है। क्या होगी, फिर ये मास्ट सेल के साथ बाइंड कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगी ये। फिर क्या होगी, जो मास्ट बी सेल्स रहेंगे, मास्ट सेल्स रहेंगे या बेसोफिल्स होंगी, आईजीई यहाँ बाइंड कर जाएगा और उनको सेंसिटाइज कर देगा, क्या करेगा, सेंसिटाइज कर देगा। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम एक वही एलर्जन एक्सपोज होगा, ठीक है, फिर से उसी एलर्जन से कांटेक्ट होगा इसका, मास्ट सेल्स का या बी सेल्स का, तो क्या होगा कि नाउ सेंसिटाइज, जो सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल्स थे या बेसोफिल्स थे, वो क्या होंगे, वो केमिकल्स रिलीज करेंगे, हिस्टामिन, और हिस्टामिन सेरोटोनिन हो गया, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर जो रहेगा, ब्लड प्रेशर रिड्यूसेस ड्यू टू वैसोडाइलेशन ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। अब जो ब्लड प्रेशर रहेगा वो वैसोडाइलेशन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो रहेगा वो कम हो जाएगा, किसकी वजह से, वैसोडाइलेशन की वजह से। और ब्रांकियोकॉन्स्ट्रिक्शन या ब्रांकियोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, लंग्स में होते हैं मेनली ब्रोंकियोल्स, जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं मतलब सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। वैसोडाइलेशन मतलब क्या होगा कि वेसल्स जो रहते हैं, ब्लड वेसल्स वो डायलेट कर जाते हैं, मतलब जैसे हमें मोटा था पहले अब पतला हो गया, तो इसे क्या बोल देंगे, वैसो डायलेशन बोल देंगे, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है वैसो डायलेशन की वजह से, ठीक है, या वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, तो प्रॉब्लम हो ज़्यादा होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि तब जब हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है, तो अब ये जब पतली हो जाती हैं वेसल्स अब सेम एलर्जन का एक्सपोजर हुआ, तो फिर से वही बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, छींक आना शुरू होता है, मेनली जो है छींक आती है, जैसे मेरे को भी इसी प्रॉब्लम है, धूल धक्कड़ में जाता हूँ तो मेरे को भी छींक आती है, ठीक है। और वो सेंसिटाइज ब्लड प्रेशर जो रहेगा वो वैसोडाइलेशन की वजह से वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वैसोडाइलेशन मतलब जब वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स पतली हो जाती हैं तब ऐसा होता है, ठीक। और हम लोग एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए एंटी हिस्टामिन या एंटी हिस्टामिन स्टेरॉइड्स या एड्रेनलिन लेते हैं, जिससे कि एलर्जी के सिम्टम्स को कम किया जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मेरी जब एलर्जी से एक्सपोजर होता है तो जो सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं, क्या रिलीज करती हैं, वो रिलीज करती हैं हिस्टामिन और सीरोटोनिन। तो यहाँ बताया गया है कि एलर्जी के सिम्टम्स को रिलीज करने कम करने के लिए
एंटी हिस्टामिन या एड्रेनलिन जो होता है वही दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो मास्ट सेल्स होती है वो हिस्टामिन और सीरोटोनिन रिलीज करती हैं, इसीलिए। ठीक है, हाँ। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि सीवियर एलर्जी केसेस में रिजल्ट कर देते हैं, कभी जो कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं टू सच एन एक्सटेंट दैट कैन बी फेटल, नोन एज एनाफाइलेक्टिक स्टॉक। ठीक है, कभी कभी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम लोग ले लेते हैं तो उनसे बहुत भयंकर लेवल की, बहुत मतलब समस्या वाली एलर्जी केसेस हो जाते हैं, रिजल्ट इन सीवियर एलर्जी केसेस दैट रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर टू सच एन एक्सटेंट दैट कैन बी फेटल। मतलब कि कई बार ऐसे ड्रग्स हम लोग कई दवाइयाँ ले लेते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को वो इतना कम कर देती हैं कि जिससे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी जो व्यक्ति को ड्रग लिया रहेगा, दवा लिया रहेगा, उसकी डेथ भी हो जाएगी। उसे हम लोग एनाफाइलेक्टिक शॉक भी बोलते हैं। ठीक है, और दो आउट ऑफ एनसीईआरटी था। जैसे एग्जांपल का एलर्जी, यहाँ एलर्जी का एग्जांपल जो अस्थमा होता है, अस्थमा से हम लोग असल में अस्थमा कहते हैं, लेकिन होता असल में एजमा है। ठीक है, एजमा होता है असल में। तो एजमा या अस्थमा जो भी है वो एलर्जी का ही तो टाइप है, वो भी एक एलर्जी ही है। और दूसरा एग्जांपल इसका हे फीवर, हाई फीवर। ठीक है, हे फीवर, ठीक है, जो कि पॉलन ग्रेन्स की वजह से होता है। पॉलन ग्रेन्स की आप जब एक्सपोज होती है हमारी बॉडी, नाक के थ्रू हमारी बॉडी में चला गया, छींका है, ठीक है, नाक के थ्रू हमारी बॉडी में चला गया तो वहाँ पे उसका रिएक्शन होता है पॉलन ग्रेन वाला। ठीक है, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लिम्फोइड ऑर्गन्स डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक, एलर्जी वगैरह हमने देख लिया क्या होता है एलर्जी को। बी सेल्स जो होती हैं या जिन्हें जो इफेक्टर बी सेल्स होती हैं और एक मेमोरी बी सेल्स होती हैं। यहाँ इफेक्टर बी सेल्स जो रहती है, जो जैसे ही आईजीई सीक्रेट करेंगी तो आईजीई, जैसे मान लिया हमारी बॉडी कैसे एलर्जी क्या होती है इसका हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं मैकेनिज्म। एलर्जी जो रहेगी हमारी बॉडी से, जैसे हमारी बी सेल्स हमारी बॉडी से एक्सपोज होगी तो हमारी बॉडी यानी इम्यूनिटी में जो बी सेल्स होंगे वो क्या करेंगे? सीक्रेट करेंगे आईजीई, इम्यूनोग्लोबुलिन ई सीक्रेट करेंगे। ठीक है, सेम एलर्ट तो क्या होगा कि वो जो आईजीई रहेगा वो मास्ट बी सेल्स या बेसोफिल्स से बाइंड करेगा। क्या करेगा? बाइंड करेगा। आईजीई जो रहेगा इससे बाइंड करेगा और इसको सेंसिटाइज कर देगा। सेंसिटाइज मतलब सेंसिटिव बना देगा बहुत, आईजीई जो रहेगा। ठीक है, आईजीई क्या होता है हमने पहले भी देखा था। ठीक, आईजीई क्या होता है हमने पहले देखा था। आईजीई जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। तो डॉक्टर जब भी एलर्जी टेस्ट कराने जाओगे तो डॉक्टर बोलेंगे कि आईजीई चेक कराओ, टोटल आईजीई चेक कराते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, तो क्या होगा कि मास्ट बी सेल्स या बेसोफिल्स जो रहेंगी वो आईजीई से बाइंड करेगा और उनको सेंसिटाइज कर देगा, यानी उनको सेंसिटिव बना देगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम सेम एलर्जन से एक्सपोजर होगा तो क्या होगा कि जो सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल्स जो होती हैं या बी सेल्स या बेसोफिल्स होती हैं, ये क्या करेंगी? ये सिक्रीशंस, ये क्या करेंगी? केमिकल्स रिलीज करेंगी, जैसे कि सीरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, ये सब रिलीज करेंगी। अब उससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो रहेगा बहुत कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स पतली होने के नाते, ब्लड वेसल्स मोटी मोटी थी पतली हो गई जब ये चीज़ होती है। ठीक है, सेंसिटाइज मास्ट बी सेल्स होती हैं। जब सीरोटोनिन और हिस्टामिन रिलीज होता है तो क्या होता है? वैसोडाइलेशन या वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। हमने ये चीज़ पहले भी देख चुके हैं। ये किस में आता है? ये उसमें भी तो आता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। तो चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो वैसोडाइलेशन होता है या ब्रांकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। ब्रांकियो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो लंग्स में ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। तो सांस लेने में वहाँ सांस ठीक से ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो प्रॉब्लम काफ़ी होगी। ठीक है, तो सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। ये एलर्जी वालों कई बार तो बहुत से केस में जेनेटिक एलर्जी भी है, जेनेटिक ही होता है। बहुत से केस में पाया गया है एलर्जी जो है जेनेटिक होता है, जेनेटिक या मदर, जैसे मदर या फादर को रहता है तो उससे जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें आ जाता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है एलर्जी। ठीक है, तो हमने एलर्जी डिस्कस कर लिया। क्या होता है पता है ना? जब हमारी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा, हमारी जो इम्यून सिस्टम है बॉडी की वो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स कर देती है, उसी को हम लोग एलर्जी बोल देते हैं। यहाँ लिखा है टू सर्टेन एंटीजेंस, एक्सएजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। एंटीजेंस क्या होता है पता ही है? जो एंटीबॉडी जनरेटिंग सबस्टेंस। एंटीजेंस मतलब एक तरह से समझ लो पैथोजेंस की ही बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जब पैथोजेंस एंटर करते हैं हमारी बॉडी में तभी तो हमारी एंटीबॉडी बनती है। ये एंटीजन का भी मतलब यही होता है। एंटीजन कैसे बना है? एंटी मतलब एंटीबॉडी और जन मतलब जनरेटिंग, एंटीबॉडी जनरेटिंग सबस्टेंसेस।
ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं उसे ही हम लोग एलर्जी बोल देते हैं। ठीक, अब एलर्जी हमने बताई है कि बहुत, जब हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है ज़्यादा रिस्पॉन्स कर देती है, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स करने लगती है हमारी इम्यून सिस्टम। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखा है ना एक्स एजरेटेड, यानी एक्स्ट्रा और एजिटेशन दोनों मिला के एक्स एजरेटेड बना है। ठीक है, तो उसे ही हम लोग एलर्जी बोल देते हैं। तो एलर्जी हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग डिजीजेस वाला स्टार्ट कर देंगे। हेल्थ क्या होता है और डिजीजेस क्या होते हैं, इसको भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। डिजीजेस के बारे में मेनली, जितने भी डिजीजेस होते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।